डीआरजी जिला सदस्य समूह 2020 के जो प्रथम। म्यूट है आपका फोन। सॉरी सॉरी। जिला संदर्भ समूह विज्ञान या डीआरजी साइंस के प्रथम आयोजन के द्वितीय दिवस पे हम सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। विशेषकर आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं श्री के.आर. शर्मा जी, जो खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत सर। आपने अपना अमूल्य समय देने का हमको दे रहे हैं और आपका जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उसका लाभ हमारे प्रतिभागियों को, हमारे शिक्षक साथियों को मिल रहा है, तो इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ सभी साथी जुड़ चुके हैं, एक दो हैं वो जुड़ जाएंगे बाद में, तो मैं सीधे शुरू ही करता हूं कि आपका समय कीमती है सर, विलम्ब हो चुका है। श्री के.आर. शर्मा जी मध्य प्रदेश खरगोन में KPF में फिलहाल कार्यरत है। आप सुप्रसिद्ध लोकप्रिय विज्ञान लेखक हैं। आपने अंडे ही अंडे, छोटे जीवों से जान पहचान, खोजबीन का आनंद जैसे लोकप्रिय पुस्तकों का, विज्ञान पुस्तकों का लेखन किया है। फाउंडेशन से पूर्व आप एकलव्य तथा विद्या भवन के साथ कार्यरत थे। आपने विज्ञान लोक व्यापीकरण या पॉपुलराइजेशन पे काम किया है। तो सर आपका स्वागत है। मैं समय नहीं लूँगा ज़्यादा, हमारे प्रतिभागी भी बहुत उत्सुक थे आपको सुनने के लिए, तो मैं सीधे आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने प्रस्तुति और ज्ञान का लाभ हमारे प्रतिभागियों को देने का कष्ट करिए। सर शर्मा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। और आज का ये जो सत्र है प्रकाश और जीव जगत पर केंद्रित होगा कि प्रकाश की जो है हम लोगों के जीवन में क्या भूमिका है, क्या अहमियत है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पाठ में बिल्कुल प्रकाश की जो अवधारणा है उसकी शुरुआत होती है। मिडिल स्कूल साइंस में अगर आप देखें तो लाइट के ऊपर कोई जरूर कुछ होता है और प्रकाश के कुछ गुणधर्म, प्रकाश की जो अवधारणा है वो हमारे छात्र समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रकाश में आमतौर पर कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट से शुरुआत होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसको भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो कुल मिला करके ये चीजें सब पढ़ लिख लेते हैं हमारे लोग, बच्चे। इनका फिर आगे की कक्षाओं में काफी और भी विस्तार अध्ययन किया जाता है। मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर और दिलचस्प बातें। तो क्या लगता है कि प्रकाश केवल एक मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में पढ़ने का विषय है? प्रकाश हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। सोचिए अगर आप प्रकाश ना हो, लाइट ना हो, तो हमारा जीवन कैसा होगा। बल्कि प्रकाश के संदर्भ में ही हमारी बहुत कुछ शारीरिक संरचनाएं विकसित हुई है। आप देख सकते हैं कि हम आंखों से हमारे आसपास की दुनिया को निहारते हैं। आप देखिए मेरे आसपास तमाम जो चीजें हैं मैं उनको देख पाता हूँ, देख पाता हूँ, चीजों को मैं देख पाता हूँ। ये प्रकाश की वजह से ही संभव होता है। प्रकाश अगर ना हो तो संभव नहीं होगा। अंधेरे में हम चीजों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश का ये पूरा मामला क्या है, इसका समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश है क्या। इस बुनियाद पर फिर थोड़ा हम जीव जगत में प्रकाश की जो भूमिका है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक
पीपीटी बनाने की कोशिश की है, जो अवनीश और जफर और साथियों को मैंने कल रात को भेजी थी। तो और साथ ही मैंने 2 वीडियोज हैं छोटे छोटे, वो मैंने खुद नहीं बनाए हैं उनको भी बाद में देखेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं उस पीपीटी से। तो क्या पीपीटी अवनीश और आप में से पाए, क्योंकि मैं अब मोबाइल से जुड़ा होता हूँ। हेलो, क्या होगा आपके लिए? हाँ हाँ केआर सर यहाँ से कर लेंगे। तो क्या तो गड़बड़ हो गई। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं जो हम मिडिल स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, उनको एक बार दोहराएंगे। प्रकाश और जीव जगत। आप देखिए, ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और मैं बहुत सिंपल बातें करूंगा। ये इसमें जो भी टेक्स्ट है उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की बात नहीं करूंगा। तो ये मैंने यही पहली स्लाइड में बताने की कोशिश की है कि प्रकाश जो है, प्रकाश की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं, है ना। किसी चीज पर अगर प्रकाश न गिरे तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। एकदम अंधेरे कमरे में आप कोई चीजों को नहीं हुई है ना। देखिए, प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश जो है, ये तो हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस प्रकार का एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी हमारे छात्र करते हैं आमतौर पर, कि प्रकाश का कोई एक सोर्स होता है, एक मोमबत्ती होती है या टॉर्च की रोशनी जो है वो 3 गत्ते एक सीध में लगा दिए जाते हैं, उसमें एक छेद किया जाता है और उसमें देखने की कोशिश की जाती है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में, वो सीधी रेखा में चलता है अगर माध्यम एक जैसा है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश जो है 2 तरीके से व्यवहार करता है। एक तो इसका जो कणिका तो तरंग का जो सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांतों के मिले जुले रूप की वजह से हम जो है प्रकाश की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो कणिका सिद्धांत के जरिए हमें ये समझ में आता है कि प्रकाश का जो वेग है वो क्या। इस प्रकार की कई सारी बातें हैं जो हमें प्रकाश के कण सिद्धांत के कारण समझ में आती है। अगर प्रकाश की तरंगों की बात करें तो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये जो है हमें कई सारी चीजों को देखने में जिसमें ये वाला जो प्रयोग है आमतौर पर हमारे छात्र मिडिल स्कूल लेवल पे ही कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक मकान में ऊपर कोई छेद हो, हमारी छत में जो आमतौर पर जो पुराने मकान होते थे उनमें एक ऊपर कोई छेद होते थे, तो आप देखते हैं कि उसमें से प्रकाश आता है और वो पूरे कमरे में फैल जाता है वास्तव में, है ना। तो अगर वो सीधी रेखा में चल रहा होता पूरे कमरे में नहीं फैलता है, वो फैलता है एक्चुअली पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इस प्रकार की बातें कई सारे वैज्ञानिकों ने समझने की ने बताया था कि प्रकाश कुल मिलाकर के एक ऊर्जा का ही रूप है। अगर आप देखें जैसे विद्युत एक ऊर्जा है ना, इसी प्रकार से प्रकाश भी एक ऊर्जा का ही रूप है। और विजिबल लाइट की अगर बात की जाए तो ये हम जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो बरसात के दिनों में आपने इंद्रधनुष देखा होगा, है ना, या कहीं कोई फव्वारा चल रहा हो, पानी इसके ऐसे एंगल पे खड़े हो, फव्वारे में जो पानी का जो फव्वारा है उसमें आपको कुछ
कुछ कलर आपको दिखाई देते हैं। ये प्रकाश का एक खास गुण है विजिबल प्रकाश का, विजिबल लाइट का, कि उसमें आपको कुछ अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, है ना। आमतौर पर देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं दिखाई देते। जैसे मैं और आप जहां भी हैं, अभी मैं खरगोन में हूँ, आप उत्तरकाशी में हैं, उत्तरकाशी अलग अलग इलाकों में हैं, आपको सामान्य प्रकाश में कोई रंग नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन आप अगर इस प्रकार का एक जुगाड़ करें, आपके पास अगर एक मिरर हो, दर्पण हो, आगे का एक बहुत सिंपल सा प्रयोग है जो आप कर सकते हैं, सामने होते तो जरूर करते। आप ये प्रयोग करके देखिए। एक कटोरी लीजिए या कोई बर्तन लीजिए, तो मिरर को रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए आधे से ज्यादा, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। एक मिरर है, गोल आका मिरर है ये। आधा या आधे से थोड़ा अधिक पानी भर दीजिए और इसको धूप में रख दीजिए। कराकर जो प्रकाश आए उसको किसी दीवार पर प्रेषित कीजिए, तो देखिए आपको एक बहुत सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। ये प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। आगे एक चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से कलर आपको दिखाई देते हैं। देखिए अगली स्लाइड में ये वाला आपको वर्णक्रम दिखाई देता है। बहुत सीधा प्रयोग है ये। मेरा आग्रह होगा कि ये आप प्रयोग करके देखिए। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है लाल कलर दिख रहा है, उसके बाद में थोड़ा ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, पीला कलर दिखाई दे रहा है, हरा नीला कुछ दिखाई दे रहा है, और सबसे आखिरी में वायलेट कलर दिखाई दे रहा है। ये बहुत एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं। तो ये जो विजिबल लाइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये विजिबल लाइट जो है उसको रंगों में तोड़ने का जो मामला है, उसको आप एक मिरर स्ट्रिप की मदद से भी आप कर सकते हैं। आपको केवल एक मिरर स्ट्रिप चाहिए, एक दर्पण की एक पट्टी चाहिए। उस दर्पण की पट्टी को आप कटोरी में रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसको धूप में रखिए, और जो दीवार है सामने, उस दीवार पर जो भी बनेगा वहां से टकरा कर आएगा, उसको दीवार पर प्रेषित कीजिए। आपको इस प्रकार का एक वर्णक्रम दिखाई देगा। तो ये कमाल है कि दर्पण जो है, दर्पण को वैसे ही अगर आप धूप में रखते हैं और किसी दीवार पर प्रेषित करते हैं तो आपको रंग नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि वहां से प्रकाश टकरा कर उस दीवार पर आता है और एक बड़ा सा एक अच्छा सा प्रकाश का कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसके रंग आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये देखिए आप एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा भी कर सकता है। वो थोड़ा उसका एंगल डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। ये प्रयोग दिखाता है हमें कि प्रकाश जो है वो, और मैं बात कर रहा हूँ विजिबल लाइट की। अब प्रकाश के बारे में थोड़ी और बात करेंगे अगली स्लाइड में, कि प्रकाश जो है वो विजिबल लाइट के अलावा भी बहुत कुछ। हाँ, बस यहीं पर रोक दीजिएगा इसे। देखिए आप इसे, ये जो है, ये कुल मिलाकर के आप जो चित्र देख रहे हैं, मोबाइल में थोड़ा दिखाई दे रहा है, मेरे भी मोबाइल में दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश का जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसमें बाईं ओर आपको गामा रेज दिखाई दे रही, जो हमें दिखाई नहीं देती है। एक्स किरणें होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती है। अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन बीच वाला जो हिस्सा है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच का ये जो हिस्सा है, ये विजिबल लाइट है जो हमें दिखाई देती है। आप देख रहे हैं आप, तो विजिबल लाइट है वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। ये हमारे मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए और भी कई जानवरों के लिए ये जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं, निहारते हैं और दुनिया को समझते हैं। तो बाईं ओर आपको जो दिख रहा है उसमें गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं। बीच का एक हिस्सा है, ये वाला है जो विजिबल लाइट है। इसके दाईं ओर चलते हैं तो आपको इंफ्रारेड दिखाई देती है, माइक्रोवेव दिखाई देती है और रेडियो वेव्स दिखाई देती है। कहीं भी गूगल पर आप मिल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे लिए
विजिबल लाइट जो है वो बहुत जो है वो उसमें हमको 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगले चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है कि ये देखिए, इसमें फिर से मैंने दिखाने की कोशिश की कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। तो अगर जैसे पानी में अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं, उसमें तरंगे उठती है, तरंगे प्रकाश में भी होती है। अब आप देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे आप वेवलेंथ। हाँ, अब देखिए आप इसको और थोड़ा नीचे कीजिए प्लीज। हाँ, माफ कीजिएगा जफर, चित्र दिखाए ऊपर। हाँ, ऊपर वाला थोड़ा हिस्सा दिखाई दे। और हाँ, बस 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 ये वाला। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपको जो एक लाल रंग की तरंगे दिखाई दे रही है, ये प्रकाश तरंगों के रूप में बिहेव करता है, व्यवहार करता है। नीचे आपको जहां विजिबल स्पेक्ट्रम दिखा, इसके जस्ट ऊपर आपको ये तरंगे दिखाई दे रही है। ये विजिबल लाइट की जो तरंगे हैं, ये विजिबल लाइट की तरंगे हैं। और अगर आप देखें इसको, समझ जाएंगे आपको कि कौन सी तरंग धैर्य जो है वो लंबी होती है, बड़ी होती है, और कौन सी छोटी होती है। तो इसमें दिखाई देगा कि लाल रंग की जो तरंग धैर्य है प्रकाश की, वो लंबी होती है। और जैसे जैसे आप बैंगनी की तरफ बढ़ते हैं, ये तरंग धैर्य जो है ये छोटी होती जाती है। तो सबसे कम तरंग धैर्य वाली जो हमारा जो कलर है वो बैंगनी है, और सबसे अधिक तरंग धैर्य वाला जो प्रकाश है वो लाल रंग का प्रकाश है। लाल रंग की जो प्रकाश है उसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और बैंगनी की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है। तो इसमें यही दर्शाने की कोशिश की है। नीचे एक और चित्र में देखेंगे आप कि जो लाल रंग की जो तरंग धैर्य है उनकी जो लंबाई है लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास होती है, और जो बैंगनी की तरफ अगर आप देखेंगे ये 400 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो हम जो है, हमारा जो काम है मनुष्यों का, वो विजिबल लाइट से काम जाता है। लेकिन ये बहुत मजेदार बात है कि कई सारे जो कई सारे जीव अन्य भी हैं, वो जो है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश में चीजों को देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। लेकिन कीट पतंगे जैसे और भी ऐसे कई सारे जीव हैं विजिबल लाइट के अलावा में वो बहुत बढ़िया तरीके से देख पाते हैं, बल्कि उनके हिसाब से भी इस दुनिया की जो चीजें हैं, दुनिया के जो पेड़ पौधे हैं, उनको रचा गया है इस कुदरत ने। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। हम लोगों का काम, बार बार बोल रहा हूं मैं, कि विजिबल लाइट में हमारा काम आसानी से चल जाता है, और हम विजिबल लाइट जो है उसको हम देख पाते हैं, जिसमें 7 रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न है कि ये जो पेड़ पौधे रंग है, जो जिसे क्लोरोफिल आप कहते हैं, है ना, और ये हमें हरा दिखाई देता है। कई फूलों में कलर होते हैं। आपने देखा होगा कि लाल रंग के फूल, पीले रंग के फूल, बैंगनी रंग के फूल, तमाम अलग अलग तरह के रंगों के फूल होते हैं। तो वो रंग बिरंगी दुनिया क्यों बनाई होगी इस कुदरत ने? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इनको रंग बिरंगा रंग? क्या ये केवल मनुष्यों के लिए या किसी और के लिए? अगर आप देखें तो मनुष्य तो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बाद में आया है। इवोल्यूशन आप देखें, विकासवाद को देखें, तो मनुष्य तो इस धरती पर बहुत बाद में, सबसे आखिरी में आने वाला व्यक्ति है। इसके पहले तो पूरी तमाम जीव जंतु विकसित हो चुके थे, और फूल, पेड़ पौधे, तमाम तरह के जीव जंतु इस पृथ्वी पर आ चुके थे। तो मैं एक बहुत मजेदार चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं थी। जब हमारी पृथ्वी बनी तो ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन रहित पृथ्वी थी और बहुत सूक्ष्म जीव थे हमारे यहाँ पर। सूक्ष्म कुछ बैक्टीरियाज और कुछ अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म जीव थे, वायरस वगैरह, ये सब हुआ करते थे। और इनका जो काम है, ये इनका काम अनाक्षी श्वसन, यानी ऑक्सीजन की जरूरत इनको नहीं होती थी। अनाक्षी श्वसन, एनोरोबिक जो रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उससे काम चल जाता था। यानी बिना ऑक्सीजन के श्वसन में कर लिया करते थे और अपना जीवन बढ़िया तरीके से चलाते थे। ये सब एक कोशिकीय जीव थे। जैसे मनुष्यों में भी या अन्य जानवरों में भी, बड़े जो जानवर हैं उनमें कुछ हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जहां पर अनाक्षी श्वसन होता है। के लिए कि जब हम लोग बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, है ना, बहुत ज्यादा श्रम करते हैं, तो हमारी जो पेशियां हैं, उस पेशियों में कुछ हद तक अनाक्षी श्वसन होता है। और अनाक्षी श्वसन होता है, उसमें खास तरह का कुछ अंग बनता है। और ज्यादा आप काम करते दौड़ते हैं तो आप थकते हैं। थकने का मतलब ये है कि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड का डिपॉजिट हो जाता है, और वो लैक्टिक एसिड का जो जमाव है या डिपॉजिशन है, तो जैसे आपको थकान महसूस होती है। तो मतलब ये कि ये जो हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर आज की तारीख में 78% नाइट्रोजन है, 20% जो है वो ऑक्सीजन है, और बहुत थोड़ी सी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है। इसके अलावा कुछ और अतरी गैसेस वगैरह हैं। लेकिन ये जो है, जब पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। ये ऑक्सीजन आई कैसे? है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का आना तभी संभव हुआ जब हमारी पृथ्वी पर ऐसे जीव बने, एक कोशिकीय, जिनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में। ये साइनोबैक्टीरिया हैं, ऐसे साइनोबैक्टीरिया बने जो ऑक्सीजन, प्रकाश, इन्होंने क्लोरोफिल बनाया, इनमें कुछ क्लोरोफिल बना, और जो प्रकाश था, उस प्रकाश की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हम लोग करते हैं, मिडिल स्कूल लेवल से शुरुआत हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई, इस पृथ्वी पर धीरे धीरे आनी शुरू हुई। ये आप जानते हैं कि सबसे पहले जीवन जो है पानी में आया, समुद्र में आया। तो समुद्र की उपसतह पर जो भी कुछ प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरियाज थे, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। और यकीन मानिए कि जब ये ऑक्सीजन इन्होंने छोड़ना शुरू किया, तो बहुत सारे जो एक कोशिकीय जीव थे जो अनाक्षी श्वसन करते हैं, उनका दम घुटने लगा इस ऑक्सीजन की वजह से, जिसे हम आज बोलते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है। लेकिन बहुत पहले ऑक्सीजन जो है वो जानलेवा हुआ करती थी। तो कई सारे जो सूक्ष्म कोशिकीय जीव है, आकर्षण वाले ऑक्सीजन की मौजूदगी में श्वसन करने वाले जीवों की प्रगति हुई, बहुत ही मिलती थी। तो कोशिश की है। और देखिए, साइनोबैक्टीरिया का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। साइनोबैक्टीरिया कुछ इस प्रकार के होते हैं। आप गूगल पर अगर जाएंगे तो आपको ये साइनोबैक्टीरिया का चित्र आपको मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के एक मैंने आपको प्रस्तुत किया कि प्रकाश की जो भूमिका है वो कितनी अहम है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा जंतुओं की आंखों को लेकर के, है ना। पेड़ पौधों में तो आंखें नहीं होती है, जंतुओं में आंखें होती है। हमारे आसपास जितने भी जो जीव जंतु हैं उनमें आंखें होती है। केंचुए में आंखें नहीं होती है, अर्थवर्म है, उसमें आंखें नहीं होती है। वो अंधेरे में ही रहता है, पूरा अपना जीवन अंधेरे में ही गुजारता है। और आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिक जो खाद बनाते हैं, केंचुए की खाद बनाते हैं,
तो केंचुए जो है काफी अंदर में उस खाद में दबे रहते हैं। तो केंचुए में अगर थोड़ा सा केंचुए को अगर आप मिट्टी को खोदे हैं तो वापस वो नीचे जमीन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। बहुत कम आपको केंचुए बाहर दिखाई देते हैं। तो केंचुए में आंखें तो नहीं होती, लेकिन केंचुए के पूरे शरीर के ऊपर कुछ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जरूर होती है, जो उनको एक एहसास कराती है कि यहाँ पर रोशनी है। इससे ज्यादा उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन कुल मिलाकर के केंचुए का जो मामला है, केंचुआ जमीन के अंदर ही पूरी तरह से रहता है। मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। आप एक बात इस बात को समझ लें कि जिन जंतुओं में आंख होती है वो इस दुनिया को देख सकते हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें है ना। और ये जो इंद्रियां हैं जितनी भी हैं, ये हमें बाहर दुनिया के बारे में कोशिश करती है। जैसे आंखों से हम हमारे आसपास की चीजों को देख पाते हैं, कानों से हम सुन पाते हैं, है ना। हमारी जो चमड़ी है, हमारे जो हाथ या पैर हैं, जो अंग हैं, वो इसके जरिए कई सारी चीजों को पता कर पाते हैं। तो ये इंद्रियां जितनी भी हैं, ये हमें वास्तव में बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी देती है। तो ये देखिए, मकड़ी में आपको आंखें दिखाई दे रही है। ये इसका क्लोजअप मैंने लेने की कोशिश की है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई गई है। इनमें बढ़िया दृष्टि होती है। और कई सारी मकड़ियां ऐसी भी हैं जो बहुत केव्स वगैरह में होती है, बहुत ही अंधेरी जगह में होती है। उन अंधेरी जगह में पाई जाने वाली जो मकड़ियां हैं, उनकी आंखें या तो बहुत छोटी होती है और उन्हें बहुत ज्यादा दिखाई भी नहीं देता है, उन्हें देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं होती। मैं कुछ आपके सामने बहुत दिलचस्प चीजें रखने की कोशिश करूंगा पीपीटी में। हेलो, अब देखिए, जो हमारी आंखें हैं इन्हें हम कहते हैं सिंपल आंखें, सिंपल आईज। लेकिन ये मैं सब प्रकाश के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं। लेकिन मधुमक्खियां, तितलियां और भी कई सारे इंसेक्ट्स हैं, उनमें कंपाउंड आईज होती है। कंपाउंड का मतलब संयुक्त आंखें होती है। मतलब दो आंखें होंगी, लेकिन उनमें खूब सारे ओमिटेडिया होंगे, खूब सारी छोटी छोटी आंखों से मिलकर के वो बना होता है। कई सारे कीटों में जो आर्थ्रोपोड हैं उनमें पाई जाती है। थोड़ा आगे देखें तो आगे बढ़ें। हेलो, हाँ, ये देखिए ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई की जो आंखें हैं, ये भी कंपाउंड आई है। चींटी की आंख देखिए। अगर आपके पास स्कूल में लोरी कांच है, हेडलेंस है, हेडलेंस से आप बच्चों को ये कंपाउंड आईज दिखा सकते हैं। इवन आपके मोबाइल से, आज मोबाइल बहुत अच्छे आने लगे हैं, उनमें कैमरास बहुत अच्छे होते हैं और उनकी मदद से भी आप कुछ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। इतने बेहतर नहीं आएंगे लेकिन आपको आएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ये चींटी की कंपाउंड आई है। मतलब सीधी सी बात है कि जिनमें भी आंखें हैं वो हम इस दुनिया को देख पाते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि वो वैसी ही दुनिया देख पाए जैसा हम देखते हैं। हो सकता है कि वो हमसे बेहतर देख पाते हों। ये मजेदार बात है। तो थोड़ा सा आगे देखिए, आप आगे बढ़ते हैं जफर। एक सांप होता है। ज्यादातर सांपों में आंखें होती है। कोबरा आपने देखा होगा, और भी जो सांप है उनकी आंखें होती है। ये एक सांप है, इसको अंधा सांप बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लाइंड स्नेक बोलते हैं। ब्लाइंड स्नेक में आंखें बिल्कुल एक धब्बे के रूप में होती है और ये हाथ में पकड़ा हुआ है, मेरे ही हाथ में है ये। और इसमें ये भी आपने देखा होगा कि ब्लाइंड स्नेक कहाँ होता है। ब्लाइंड स्नेक जमीन के अंदर मिट्टी में होता है, बहुत बाहर निकलता है।
ठीक है। अब इसका सहसंबंध बनाने की कोशिश कीजिए कि ये जो है ये ज्यादा की होती है, इसलिए इनकी आंखें बहुत रूडिमेंट्री होती है, बहुत ही निचले दर्जे की इनकी आंखें होती है, बहुत ज्यादा इनको देखने का काम नहीं होता है, केवल हल्का सा प्रकाश का इनको अंदाज होता है। वैसे जैसे केंचुआ, जैसे केंचुए को बहुत ज्यादा कुछ एहसास नहीं होता है, इतना ही कि हाँ रोशनी है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। ब्लाइंड स्नेक भी इसी तरह का एक सांप है। बाकी कई सांपों को दिखाई देता है। मैं आगे इसकी कुछ फोटोग्राफ्स और दिखाऊंगा आपको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। आज ही आप शाम को जब आप घर पहुंचे तो अपने परिवार में जरूर ये बात दिखाएं कि हमारी जो आंख है, ये बच्चे की आंख इसमें दिखाई गई है। तो आंख के अंदर एक पूरा जो सॉकेट में एक सफेद हिस्सा दिख रहा है और एक काला हिस्सा दिखाई दे रहा है, और इस काले हिस्से के अंदर भी एक गोल सी रचना दिखाई दे रही है। वास्तव में ये पुतली है, प्यूपिल जिसको हम बोलते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी पुतली जो है वो गोल होती है? ये दिलचस्प चीज है, ये पुतली जो है ये गोल होती है। और ये कैमरा जो होता है, कैमरे का जो अपर्चर होता है, जो SLR कैमरास जो पहले चलते थे मैनुअल, जिसमें अपर्चर को कम ज्यादा किया जाता था, वो अपर्चर प्रकाश कितना है इस पर निर्भर करता है, कितना अपर्चर खोलना है ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो ये जो गोल वाला जो हिस्सा अंदर आपको दिखाई दे रहा है, मुझे मोबाइल में भी दिखाई दे रहा है, ये जो है ये प्यूपिल है। और ये प्यूपिल जो है, मैं आपको एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा तो जिसमें वाकई में आपको आनंद आएगा, और ये बच्चों के साथ भी आप कर सकते हैं। तो क्या सभी में पुतलियां गोल होती है? एक मिनट रोक दीजिए। आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि सभी जानवरों में पुतलियां गोल होती है? ओके, तो मेरे ख्याल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आखिरी में हम सवाल जवाब ले लेंगे। आगे बढ़िए जफर जी। तो वास्तव में पुतलियां जो है वो अलग अलग तरह की होती है। अब मैं आपको ये वास्तव में फोटोग्राफ जो है मैंने लिए हुए हैं, मैंने कई जानवरों की पुतलियों को देखने की कोशिश की है। अब आप देखिए उल्लू की पुतली जो बाईं ओर है, उल्लू की पुतली गोल है। उल्लू के फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा मोबाइल में गूगल पर जाके आउल डालिए और उसकी इमेज देखिए। उल्लू की पुतली आपको गोल दिखाई देगी। मैं आप उसके कारण में नहीं कहूंगा, लेकिन आप केवल इतना आनंद लीजिए कि अलग अलग जानवरों की जो पुतलियां हैं वो अलग अलग तरह की होती है। और अभी पिछले कुछ वर्षों में है ना, जैसे मुझे नहीं पता था MSc करने तक कि कुत्ते की पुतली को मैं देखूं और मछली की पुतली को देखूं और बिल्ली की पुतली को देखूं, जबकि बिल्ली हमारे बिल्कुल आसपास दिखाई देती है, घोड़ा हमारे आसपास दिखाई देता है। मछलियां जरूर कई लोग खाते हैं, मछली घर पे लाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, लेकिन मछली की आंख में पुतली कैसी होगी ये देखने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जो विज्ञान के जो लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, वो ऐसा करते हैं। देखिए कुत्ते की पुतली देखिए आप, आपके घर में पुतली कैसी दिख रही है? आपको गोल दिख रही है। और मछली की पुतली देखिए आप, ये मछली का ओरिजिनल फोटोग्राफ मैंने मछली बाजार से लिया हुआ है, आपको गोल दिखाई दे रही है। अब थोड़ा और दिखाता हूँ, वाकई में आप हैरान होंगे। बिल्ली की पुतली देखिए आप, ये बिल्ली हमारे बिल्कुल आसपास पाई जाती है। बिल्ली की पुतली आपको कैसी दिख रही है? खड़ी दिखाई दे रही है।
हैं ना, जैसे हम लोग पास पास में, तो बिल्कुल आपको कॉन्वेक्स लेंस दिखाई देती है, जैसे उत्तल दर्पण होता है वैसी दिखाई दी है, खड़ी है। आपका छिपकली है, ये जो पुतलियां हैं ये खड़ी होती है। छिपकली का केवल आगे का हिस्सा मैंने बताया। मगर में आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, मगर में आपने कोशिश कीजिए, मगर की जो पुतलियां हैं ये खड़ी होती है। अब जो है मैं ये उन जानवरों की बात कर रहा हूँ जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, गाय, बकरी, भेड़। मैं आपको और देता हूँ, ये जो है बाईं ओर जो है नेवले की आंखें देखूं, लेकिन बाद में जब मैंने इसको थोड़ा जूम किया फोटो को, तो मुझे नेवले की जो आंखें हैं वो जो है आड़ी दिखाई दी। और बकरी की देखिए, ये बकरी की जो फोटो है ये थोड़ी आड़ी, थोड़ी खड़ी, लगभग आड़ी ही है, ये दिखाई देती है। और घोड़े की जो आंख में आप पुतली देख रहे हैं ये आड़ी दिखाई देती है। तो 3 तरह की पुतलियां आपको इस दुनिया जगह थे हमारे आस पास जानने वाले पुतलियां दिखाई हैं उसमें, या और अन्य पक्षियों में। एक खड़ी पुतली, जैसे बिल्ली में आपको खड़ी पुतली दिखाई देगी। छिपकली जो आपके घर में पाई जाती है उसकी फोटो कभी मोबाइल से लेने की कोशिश कीजिए और देखिए, उसको झूम करके देखने की कोशिश कीजिए, आपको उसमें खड़ी पुतली दिखाई देगी, है ना। या छिपकली और दिखाई दे रही है। जफर भाई थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये ऑनलाइन की प्रॉब्लम यही होती है कि हम वास्तव में एक तरफा ही सब कुछ होता है और एक तरफा में बहुत कुछ बात बनती है। देखिए फिर से मैंने दिखाने की कोशिश की, यहाँ पर कुत्ते का है, ये कुत्ते की गोल आपको दिखाई दे रही हो, काले रंग की, जो बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कुत्ते की गोल पुतली है। कुछ और फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए कि एक बच्चों को आप इस प्रकार का एक, आगे बढ़िए थोड़ा, ये हाथी की पुतली। हाथी भी हमारे कभी कभी हमें दिखाई दे जाता है, अपने शहर में भी आ जाता है, महावर लेके आ रहे हैं, साधु संत लोग लेके आते हैं हाथी की पुतली आपको खोल दिखी कि अब आप जब भी आपको कोई जानवर दिखे उसकी पुतली देखने की कोशिश कीजिए। और इसकी बात थोड़ी मैं बाद में करूंगा कि ये पुतलियां अलग अलग आकार की क्यों होती है, और आपको मजेदार चीज दिखाई देगी, है ना। तो कुल 3 प्रकार के पैटर्न आपको दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए कछुए की आंख, में लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, इतनी बारीकी से काम कर रहे हैं, और ये काम ऐसा है कि जो आप प्राइमरी और मिडिल लेवल पे भी कर सकते हैं बच्चों के साथ, है ना, ये काम बच्चे भी कर सकते हैं। तो मजेदार बात यह है कि ये जो चीजें ऐसी हैं 10 व्यक्ति भी महसूस कर सकता है, और एक बहुत छोटा बच्चा जो है, जो 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 7-8 साल का बच्चा है, वो भी इसे देख सकता है और वो भी फर्क कर सकता है। तो ये असल में ये भी एक बहुत बड़ा विषय अभी बन गया है हमारे दुनिया में, कि हमारा प्रकाश के संदर्भ में, कि हम के जरिए उन जंतुओं के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, कुछ और फोटोग्राफ्स आपको दिखाई देंगे। अब ये सांप की पुतली देखिए, आप सांप की पुतली खड़ी होती है। देखिए मैंने 3 परिसर के फोटो दिखाया आपको, एक छिपकली का दिखाया, एक मगर का दिखाया, और एक जो है आपको सांप का दिखाया। इन तीनों में खड़ी पुतली है, लेकिन जो कछुआ है
कछुआ जो है वो भी एक सरीसृप है, लेकिन उसकी पुतली गोल है। अब एक ही समूह में इतना फर्क। ये भेड़ की पुतली देखिए आप, मैंने बकरी की भी दिखाई थी आपको, भेड़ की भी, ये भी आपको भेड़ और बकरी की थोड़ी आड़ी, थोड़ी खड़ी, बीच में कुछ होता है। आप देख रहे हैं इसमें बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रही है। फिर से मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स बहुत क्लोजअप दिखा रहा हूँ। उल्लू की पुतली आपको गोल दिखाई दे रही है। एक और फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा मैं, जिसमें सारे और भी कई जंतुओं को दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये कुछ 5-6 फोटोग्राफ्स हैं। इनमें आप देख रहे हैं पुतलियां। ये दिखाने की कोशिश है कि कुल मिलाकर के दुनिया में जितने भी जीव हैं जिनमें आंखें होती हैं, मैं कंपाउंड आई की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आई की बात कर रहा हूँ। सिंपल आई में आपको 3 तरह के पैटर्न बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देते हैं। मैं उत्तरकाशी हूँ, तो उत्तरकाशी में आपको गधे मिल जाएंगे, घोड़े मिल जाएंगे, बिल्लियां मिलेगी, कुत्ते मिलेंगे, ठीक है, बकरी मिलेगी, इंसान तो है ही, है ना, सुअर मिलेगा। तो थोड़ा रुक करके आप देखने की कोशिश करें तो आपको ये 3 तरह के पैटर्न बहुत इजीली दिखाई दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हम देख सकते हैं वो बच्चे भी देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए इसमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, बल्कि एक पहला वाला जो फोटो है थोड़ा क्रिसेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन है वो भी कुल मिलाकर के आड़ा है ना। अब आगे इसके नीचे थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। तो देखिए पहली जो है वो क्रिसेंट वाली जो दिखाई दे रही है, और बिल्ली में खड़ी दिखाई दे रही। घोड़े में आड़ी, वहां पर घोड़े की फोटो बहुत, घोड़े की आंख की फोटो बहुत अच्छी रही थी, लेकिन घोड़े में आड़ी है। और छिपकली में या मगरमच्छ में या सांप में ये आपको खड़ी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के 3 पैटर्न हमारे आसपास हमारी आंखों में दिखाई पड़ती है। और ये वास्तव में लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय रहा, वैज्ञानिकों के लिए। उन्होंने आंखों की पुतलियों को देखने की कोशिश करी और इसके आधार पे उन्होंने कई सारी व्याख्याएं की है। हालांकि इसमें अभी बहुत सा विवाद है कि कौन ये वो बात बहुत सफलता नहीं मिली है, जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ अभी इस प्रकार के रिसर्च जो हो रही है। लेकिन ये मामला ये है कि जो काम वैज्ञानिक करते हैं उसकी कुछ बातें आप प्राइमरी मिडिल लेवल पे बच्चों को बता सकते हैं कि आप कहीं भी, आपका जो डाइट कैंपस है उसके आसपास 10-20 जानवर आपको मिल जाएंगे। उस 10-20 जानवरों की आंखों को न देखने की आप कोशिश करें, शुरुआत इंसान से करें। तो आगे मैंने ये एक सुझाव दिया है अगली स्लाइड में कि ये काम एक बच्चों को आप प्रोजेक्ट के रूप में दीजिए। है ना, नीचे आप स्लाइड में मैंने प्रस्ताव दिया है कि अपने आसपास जो भी जंतु हैं, जितने भी जंतु हैं, बड़े जंतु है ना, उनकी जरा पुतलियों को देखने की कोशिश करें। उनके मोबाइल से फोटोग्राफ्स ले लें आप, आसानी से लिए जा सकते हैं। आजकल बहुत मुश्किल नहीं है, हर किसी के पास मोबाइल होता है। तो हम शिक्षक साथियों के पास तो होते ही, तो बच्चों को अलग अलग जानवरों की पुतलियां दिखाएं। खरगोश की पुतली, खरगोश मिल जाता है कई बार, हमारे खरगोश को पाल लेते हैं। खरगोश की पुतली देखिए, मुर्गी की पुतली देखिए, जो भी जानवर है सूची बना लें कि हमारे आसपास जो बड़े जंतु हैं वो कौन कौन से हैं, और हम उनकी पुतलियों को देखेंगे। अब बच्चे जो है, बच्चों को इसमें बड़ा आनंद आएगा। तो यहाँ इस लेवल पे, प्राइमरी और मिडिल लेवल पे, बल्कि कहूंगा हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी लेवल पे, आप एक ये बहुत खूबसूरत काम बच्चों को दे सकते हैं और वो करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की चीजों के बारे में हमारे महाविद्यालय स्तर पे भी उतनी जागरूकता नहीं है।
वो भी नहीं देख पाते हैं। अब बताइए कि अगर प्राइमरी स्कूल के जो छात्र हैं, इस प्रकार की चीजें बढ़ करके जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो वो कई चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जो बहुत आगे कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। तो ये बच्चों को एक प्रोजेक्ट के रूप में आप दे सकते हैं। थोड़ा मैं और आगे बात करूंगा जो इस पीपीटी में नहीं है। हमारी जो हम जो रंगों को देख पाते हैं और अन्य जानवरों के बारे में भी हम बात करते हैं कि जैसे सांड के बारे में कहा जाता है, बुल के बारे में कहा जाता है कि बुल जो है वो लाल रंग के कपड़े को देख के भड़कता है, आक्रमण करता है। तो क्या क्या लगता है आपको कि हमें तो रंग दिखाई देते हैं और हम अभिव्यक्त कर पाते हैं कि मुझे लाल, पीला, नीला, हरा तमाम रंग दिखाई देते हैं, लेकिन क्या अन्य जानवरों को, जैसे बैल की बात करें, गाय की बात करें, तो क्या उन्हें वो रंग दिखाई देते हैं? तो हमें जो है रंगों को देखने के लिए हमारी आंखों में से क्या व्यवस्था है? तो देखिए ये बहुत मजेदार बात है कि हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखों में दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं हैं, एक रॉड सेल और दूसरी कोन सेल। क्षण कोशिकाएं और दूसरी शंकु कोशिकाएं। क्षण कोशिकाओं का जो काम है वो है कि प्रकाश को देख पाना, प्रकाश के प्रति वो संवेदनशील होती है। लेकिन जो रॉड सेल्स होती हैं, शंकु कोशिकाएं होती हैं, वो शंकु कोशिकाएं रंगों में फर्क कर पाती है। ये बहुत मजेदार बात है। तो दो तरह की कोशिकाएं हैं हमारी आंखों में, हमारे आंखों की जो संरचना है उसके अंदर, एक रॉड सेल्स और दूसरी कोन सेल्स। ये सिंपल आपको मिडिल स्कूल इस से आप समझा सकते हैं बच्चों को कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड का मतलब छड़, और वाकई में वो जो कोशिकाएं हैं वो छड़ जैसी होती है। अगर माइक्रोस्कोप में उनको देखा जाए तो बिल्कुल वो छड़ जैसी दिखाई देती है। और कोन जो कोशिकाएं हैं वो वैसा ही कोन होता है, जैसे मेहंदी बनाने के लिए कोन बनाया जाता है ना, लगभग वैसे ही कोन जैसी शेप का होता है। तो कोन कोशिकाओं का जो काम है वो है रंगों को देखना, और क्षण कोशिकाओं का काम है प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। प्रकाश, तो इसका मतलब आप अनुमान लगाइए कि केंचुए में केवल क्षण कोशिकाएं होंगी। केंचुए के शरीर में थोड़ी बहुत जो बिखरी हुई होगी पूरे शरीर में, वो केवल थोड़ी सी प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का मतलब क्षण कोशिकाएं होगी जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। बुल की बात करूं मैं, सांड की बात करूं, तो उसमें कोन कोशिकाएं यानी शंकु कोशिकाएं होती ही नहीं है। ये दिलचस्प चीज है, उन्हें रंगों का भान बिल्कुल नहीं होता है। और भी ऐसे कई जानवर हैं जिन्हें रंगों का वैसा भान नहीं होता है जैसे हमें होता है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। अब मैं इस पर आता हूं कि जो फूल है, वो फूल हमारे लिए तो नहीं बनाए हैं ना इस कुदरत ने। ये अलग बात है कि हम फूल जो है वो रंग बिरंगे खुशबूदार फूल जो भी हम हमारे आसपास देखते हैं वो पूजा पाठ में हम काम में लेते हैं। किसी को पहना भी दिया जाता है फूलों का हार, ठीक है। लेकिन कुल मिला करके फूलों का रंग बिरंगा होना ये क्या दर्शाता है, इसको हमें समझना चाहिए। तो मैं इस पर ज़्यादा फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने कुछ नहीं शामिल किए अपने पीपीटी में। मैं सिंपल बातें ही करना चाहूँगा, शायद सिंपल बात करने से ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। आप देखिए जितने भी फूल आपको दिखाई देते हैं, उनमें आपको रंग दिखाई देते हैं, वो उन सब में जो परागण की क्रिया है वो कोई जानवरों के द्वारा होती है, वो कीटों के द्वारा होती है। चाहे आपके आसपास अमलताश का पेड़ हो, गुलमोहर का हो, लाल रंग का फूल हो, गुलाब का फूल हो, ठीक है, गुड़हल का फूल हो, या आपके फसलों में
कई सारे रंग बिरंगे फूल आते हैं, मटर में रंग बिरंगा फूल होता है, ठीक है। कपास में, कॉटन में रंग बिरंगा फूल होता है। और फसलों के उदाहरण आप देखिए, उनमें रंग बिरंगे फूल आते हैं। अरहर में रंग बिरंगे फूल आते हैं, पीले लाल रंग के फूल आते हैं। इसका मतलब एक सीधा सा संबंध ये है कि जिनमें भी कलर हैं, जो भी फूल रंगीन है, इसका मतलब उसका जो परागण है वो कोई जीव करता है, कोई कीट करता है। ये मजेदार चीज है। जिनमें खुशबू है, खुशबू आप आमतौर पर आपने देखा होगा कि खुशबू किन फूलों में होती है। खुशबू उन फूलों में होती है जो रात को खिलते हैं, रात रानी, या और भी देखिए आप, रात में महकते हैं ये फूल। और जो रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो आमतौर पर सफेद होते हैं, व्हाइट होते हैं। इसकी वजह ये कि रात में अंधेरा होता है और सफेद जो रंग है, सफेद जो है वो ज्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए सफेदीपन उसमें दिखाई देगी। और खुशबू के जरिए, गंध के जरिए वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कई फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें खुशबू भी होती है और रंग भी होते हैं। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं जो चिंता का विषय है हमारे लिए। इस प्रकार के जो अध्ययन लोग करते हैं उससे कई सारी बातें जो है वो फिर हमारे जीवन को बेहतर बनाने में करते हैं। जैसा कहते हैं ना, विज्ञान जो है, विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। तो वास्तव में विज्ञान जो है वो समाज के खिलाफ नहीं जाता है, वो समाज को बेहतर बनाने की बात करता है। कल जफर ने, मुझे मालूम है कि चांद के बारे में बात की थी, तो उसकी जरूर मैं बात करूंगा थोड़ी। चांद के प्रकाश के संदर्भ में बात करूंगा। उन्होंने बातें जो की होगी वो चंद्रमा की कलाओं को लेकर के, चंद्रमा की जो सतह है, चंद्रमा के ऊपर लोग गए हैं, उनके बारे में बात की थी। मैंने थोड़ा पता करने की कोशिश की थी, अवनीश से उन्होंने बताया। अभी मैं थोड़ा सा फूलों के बारे में बात करूंगा कि ये देखा गया है कि जिन फूलों में रंग होता है और उन पर जो कीट आते हैं वो उन रंगों को देख पाते हैं। बल्कि जो हमें फूल दिखाई देते हैं, पीले, लाल, बैंगनी, तमाम तरह के रंग बिरंगे फूल, इनको जब कीट देखते हैं तो कीट, इनके ऊपर कुछ और आकृतियां होती है जो यूवी लाइट में, पराबैंगनी लाइट में दिखाई दे सकती है, उसमें उसको भी देख पाती है। और उनको वो जो स्ट्रक्चर है कुछ और खास तरह के दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो आकर्षित हो पाते हैं। जो प्रमुख काम है फूलों में, रंगों का जो प्रमुख काम है वो एक प्रकार से विज्ञापन करना है। ये विज्ञापन करना है कि कीट उनकी ओर आकर्षित हो और उनका परागण कर सके। एक बहुत दिलचस्प अध्ययन किया गया है कि मधुमक्खियां हमारी दुनिया के करीब करीब 80% पेड़ पौधों का परागण करती है। अब आप देखिए, इसका मतलब ये कि मधुमक्खियां उन फूलों के रंगों को देख पाती है। कोई भी कीट जो है वो किसी फूल पर कैसे पहुंचेगा, क्या आधार होगा उसके पास? या तो खुशबू होगी या उसका रंग बिरंगापन। तो जिनमें रंग है, रंग बिरंगापन है, वो विज्ञापन करते हैं। और विज्ञापन इस बात का कि आइए मेरे पास आइए और मेरा परागण कीजिए, और बैठिए, मैं आपको मकरंद खिलाऊंगा, नेक्टर खिलाऊंगा, मेरा मीठा जो हनी है नेक्टर में। और साथ ही साथ में वो मधुमक्खी, तितली, जो भी कीट है, उनसे वो जो परागकण है वो चिपक जाएंगे। जब अगले फूल पर जाएंगे, उन अगले फूल पर जाकर ये इस प्रकार से कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा परागण होता है। बहुत मजेदार इस प्रकार के अध्ययन भी हमारे यहाँ पर हुए हैं। और ये बात बच्चों को कहानी के रूप में आप सुना सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में, फूलों में रंग बनाने की जो प्रक्रिया होती है, फूलों में जो कलर बनाने का जो मामला है, उसमें काफी ऊर्जा लगती है, काफी उसमें एनर्जी खर्च करता है वो पौधा, है ना।
क्योंकि कलर बनाना है, उस तरह के पिगमेंट बनाना है, पीला पिगमेंट, तमाम तरह के पिगमेंट बनाने, तो उसमें काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये वास्तव में रंग बिरंगापन इसलिए है कि पेड़ पौधे तो पौधों का परागण कर सके। और यकीनन ये जो भी कीट उस पौधे पर, फूल पर जाता है, उसे वो रंग दिखाई देता है। अब एक मजेदार चीज है मधु के बारे में, मधुमक्खियां आमतौर पर मधुमक्खियां लाल रंग को नहीं देख पाती, ये बहुत दिलचस्प चीज है। तो लाल रंग को देखने की क्षमता मधुमक्खी में नहीं है, इसलिए मधुमक्खियां लाल रंग के फूलों का परागण नहीं कर पाती। कभी देखने की कोशिश करें। ये अगर आप बच्चों को बात बता दें कि क्या मधुमक्खियां लाल रंग के फूलों पर बैठती है, दिखती है कभी? आपने देखा होगा कि मधुमक्खियों का अलग अलग प्रकार का शहद, उसका भी क्लासिफिकेशन आप हैं, ये नीम का शहद है, ये महुए का शहद है, इस प्रकार से, ठीक है। और भी तो वो जो मधुमक्खियां हैं, खास तरह की मधुमक्खियां हैं, उनसे फिर बनाया जाता है, तो नहीं दिखाई देता है। तितलियों को पीलापन बहुत ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादातर तितलियां पीले, ऑरेंज, इस तरह के जो व्हाइट, इस तरह के जो फ्लावर्स हैं उनका परागण करती हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो पूरा मामला है, ये प्रकाश का मामला है। मैं आपके सामने एक और बात रखूंगा। उत्तराखंड में भी कई सारे पेड़ होंगे जिनकी पत्तियां जब निकलती हैं, नई पत्तियां आती हैं, तो वो लाल रंग की होती है, मेहरून रंग की होती है। खासकर पीपल में अगर आपने देखा हो, बरगद में देखा हो, आम में, महुआ में, ठीक है, ये बहुत कॉमन ट्रीज हैं जो आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं। या और भी कुछ, उनकी जो शुरुआत में जब पत्तियां निकलती है तो लाल रंग की होती है। ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या? इस पर लोगों ने काम किया है। इस पर तो हमारे दिल्ली के एक प्रोफेसर है, डॉक्टर मोहन राम, उन्होंने काम किया। तो इसके पीछे कारण है, तो बता दिया, ये पत्तियों का रंग, शुरुआती जो पत्तियां निकलती है उनका रंग लाल होता है। आम में देखिए आप, आम में शुरुआत में पत्तियां जो आती हैं वो लाल होती है, उसके बाद में हरी होती है। बरगद अगर आपके आसपास हो तो बरगद में आमतौर पर आप देखेंगे कि शुरुआत में लाल होती है, वो हरी होने लगती है। इसकी वजह क्या है? देखिए किस प्रकार से पेड़ पौधे अपनी पूरी व्यवस्था बनाते हैं। ये देखा गया है कि जो लाल रंग है, जो लाल रंग का जो पिगमेंट पाया जाता है पत्तियों में, शुरुआती पत्तियों में, वो लाल रंग जो है, वो जो यूवी लाइट है, पराबैंगनी प्रकाश है, उससे उनकी रक्षा करता है। जो यूवी लाइट है वो बड़ा खतरनाक होता है। आजकल स्क्रीन आप इस तरह के कुछ आते हैं ना, कुछ लोशंस वगैरह आते हैं जो कहते हैं कि वो लगाना चाहिए, उससे हमारी त्वचा जो है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रहती है। तो ये जो लाल रंग का जो पिगमेंट है, ये लाल पिगमेंट जो है, ये पत्तियों को यूवी लाइट से, पराबैंगनी किरणों से बचाता है, नंबर 1। नंबर 2, एक और बात कि जो बहुत ही कोमल पत्तियां होती है शुरुआत में, है ना, वो कोमल पत्तियों पर एक थ्रिप्स नाम का एक कीट होता है, जो आमतौर पर सोयाबीन वगैरह में, सोयाबीन की फसलों को चौपट करता है, कई बार अकाव पर या कई अन्य और पौधों के तनों पर और पत्तियों को चूस लेता है। उसका सारा सेप जो है, वो सेप मतलब जूस अंदर का चूस लेता है, उनको बर्बाद कर देता है। तो ऐसे थ्रिप्स हैं, THRIPS थ्रिप्स की बात करें, ये जो थ्रिप्स हैं, ये जो है, ये आक्रमण करते हैं पत्तियों के ऊपर। तो ये देखा गया एक प्रयोग के जरिए, प्रोफेसर मोहन राम दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, उन्होंने एक बहुत सिंपल सा प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि
उसको लाल रंग नहीं दिखाई देता, चिप्स जो है वो कीट है और उसको लाल रंग नहीं दिखाई देता है। तो पत्तियों में शुरुआती जो पत्तियां निकलती हैं उन पेड़ पौधों ने इस प्रकार का अपने आप को मोल्ड किया, एडॉप्ट किया कि हमारी जो पत्तियां होगी वो लाल रंग की होगी, ताकि वो जो थ्रिप्स हैं उनसे बचाव हो सके। दो कारण हैं, पहला पत्तियां लाल रंग की होगी, यूवी लाइट सारे मामले, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा होगी। पराबैंगनी किरणें बहुत नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर के टिश्यूज को, हमारे ऊतकों को। और दूसरा जो है वो जो कीट है, थ्रिप्स है, उससे बचाव करती है, क्योंकि वो थ्रिप्स को लाल रंग नहीं दिखाई देता है। तो ये एक सुरक्षा का बहुत ही खूबसूरत नया तरीका जो है पेड़ पौधों ने निकाला। तो आप देखिए, आप बच्चों को एक छोटा सा काम दे सकते हैं कि अच्छा बताओ कौन कौन से पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी शुरुआत में पत्तियां जो है लाल होती है और वो कुछ दिनों के बाद में हरी हो जाती है ना। ये बहुत छोटा सा काम बच्चों को आप दे सकते हैं और मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को बड़ा मजा आएगा। ये वास्तव में गतिविधि है, ये जिसे कहते हैं ना कि आनंददायी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे जो है अपने कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखें। दूर जाने की जरूरत नहीं है उनको अपने संदर्भों से दूर करने की जरूरत नहीं। अपने उनके संदर्भों में आप जितना ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, जितना कुदरती क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, आपको इस प्रकार के कुदरती संसाधन ज्यादा मिलेंगे और बच्चों को उस प्रकार से आप होता है कि कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। आप देखिए उत्तराखंड में भी ऐसे कई सारे पेड़ ज्यादा ही हैं वहां पर, तो मध्य प्रदेश की तुलना में या अन्य राज्यों की तुलना में। तो ये एक बहुत सुंदर सा एक बच्चों को और प्रोजेक्ट आप दे सकते हैं। आपने लेंटाना के फूल जरूर देखे होंगे, उत्तराखंड में लेंटाना बहुत है। लेंटाना हालांकि हमारे देश का देशज पौधा नहीं है, ये बाहर का पौधा है। लेंटाना जो है, लेंटाना में दो तरह के फूल आते हैं। लेंटाना के जो फूल गुच्छेदार होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि लाल फूल भी आते हैं और पीले फूल। कुछ ऐसे पौधे हैं। तो ये क्या मामला है, ये दो तरह के फूल क्यों बनाता है, लाल फूल पीले फूल एक ही में? आप देखिए, मेरे पास उसका फोटोग्राफ है, मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन लेंटाना का फ्लावर का फोटो देखिए, जो गुच्छे में होते हैं तो उसमें दो तरह के फूल होते हैं, एक लाल फूल होता है, एक पीला होता है। तो ये क्यों, क्या मामला है? तो इस पर लोगों ने समझने की कोशिश की, वैज्ञानिकों ने। और ये देखिए ना कितना, इसके लिए आपको कहीं बाहर किसी बहुत महानगर में जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास देखिए, थोड़ा सा आप झाड़ियों में घुसने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूँ जिसमें दो तरह के फूल दिखाई देते हैं। ये मधुमालती का एक फूल होता है, मधुमालती की बेल होती है जो उत्तरकाशी में जरूर लगी होगी। उसमें पहले जो फूल होते हैं वो सफेद आते हैं और बाद में वो लाल हो जाते हैं। मतलब उसमें दो तरह के फूल आपको दिखाई देते हैं, एक सफेद फूल और एक पिंक या लाल रंग के फूल होते हैं। मधुमालती इसका नाम है। तो ऐसा क्यों? लेंटाना का मैं बताता हूँ आपको, अगर समय हो जाए और फिर चर्चा करेंगे। लेंटाना में जो है वाकई में फूल तो पीले आते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में वो लाल हो जाते हैं। बहुत मजेदार चीज है। यहाँ भी वही गणित है जो गणित मैंने आम की और महुआ की और बरगद की पत्तियों के बारे में बताया था। शुरुआत में पीले फूल आएंगे, इसको देख सकते हैं आप। 4-6 दिन का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। कैसे? कि कोई एक पौधा चुन लें और उस पर जो है ध्यान रखें, जो छोटे छोटे फूल है, फूल गुच्छे में आते हैं, तो छोटे फूल को जरा देखें कि ये फूल का रंग क्या है और बाद में वो फूल का रंग क्या होता है। तो ये मोहन राम ने एक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि पहले फूल पीले आते हैं, फिर वो लाल हो जाते हैं। तो उन्होंने जो है, मोहन राम ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग तरह के कपड़े लिए, एक पीले रंग का कपड़ा लिया, एक लाल रंग का कपड़ा लिया। वैसे ही कपड़े लिए
जो लेंटाना के फूल के रंग से मैच करते हैं। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को उन्होंने शक्कर के घोल में भिगो के 2 अलग अलग पेट्री डिश में रख दिए, कटोरियों में रख दिए और उन पर थ्रिप्स छोड़ दिए। थ्रिप्स वही जो छोटे कीट होते हैं उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि वो जो थ्रिप्स हैं पीले फूल पर तो पीले वाले कपड़े के ऊपर तो जाते हैं लेकिन लाल वाले पर नहीं जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो उन्होंने देखा कि पीले रंग के जो फूल हैं शुरुआत में बनते हैं, तो पीले रंग के फूल जो है उनका परागण करने वाले जो कीट है वो परागण लाल रंग के बन गए। लाल रंग के बनने के पीछे ये है कि वो थ्रिप्स से बचाव कर सके अपना। ऐसा लेके जफर अमीश आप इसको कभी साझा कर सकते हैं साथियों के साथ में। ये मोहन राम का एक आर्टिकल है, हालांकि इस पर मैंने भी लिखा है। एक साइकिल नाम की पत्रिका है उसमें, तो उसको वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ, कभी शेयर कर सकते हैं आप। यहाँ भी वैसे ही मामला है। मधुमालती में भी इसी प्रकार का लगभग मामला है कि पहले फूल जो है वो सफेद रंग के होते हैं, बाद में वो पिंक या लाल हो जाते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार का मामला है। अब मैं आपको एक और बात की ओर आपका ध्यान खींचूंगा। पत्तियों का रंग हमने देखा कि अधिकांश जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है, हालांकि कुछ कुछ ऐसी भी होती है। हाँ, तो अब ये इस थोड़ा सा वीडियो को देखिए। एकदम हरी है, ये एकदम हरी दिखती है। अब मैं इसकी दिखाना चाहूंगा आपको। आपको दिख रहा है फर्क? ये सूरज की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, इसमें आपको फर्क दिख रहा है। आप दूसरी पत्ती को देखिए, ये देखिए थोड़ा फर्क है, थोड़ा हल्का हरा है, जबकि सूरज की ओर वाली पत्ती ज्यादा हरी दिखाई देती है। इसमें देख लीजिए आप, कई सारी पत्तियों को देखिए आप। अब ऐसा करते हैं कि कुछ और पौधों को देखते हैं। मैं आपको पुंगाड़िया का छोटा सा पौधा है उसको दिखाता हूँ। ये ऊपर वाली सतह सूरज की ओर है, काफी ज्यादा हरी है। अब इसकी नीचे वाली सतह देखिए आप, हल्का हरापन है तुलनात्मक रूप से। एक और पौधा देखिए आप, ये देखिए, इसमें देखिए ऊपर वाली सतह में और नीचे वाली सतह को देखिए आप, इसका हरापन थोड़ा कम है। चलिए एक और दिखाता हूं आपको। तो बिल्कुल जमीन के ऊपर है, रेंगता हुआ दिखाई देता है ना। अब इसकी ऊपर वाली सतह देखिए पत्तियों की, और इसको इधर देखिए आप, हल्का हरापन ये होती है क्योंकि ये ज्यादातर सूरज की तरफ होती है। और किसी पौधे को देखते हैं। पेड़ को देखिए आप, पेड़ की पत्तियां हैं, झाड़ी है, ये ऊपर की सतह और ये नीचे की सतह देखिए आप। नीचे की सतह में हल्का हरापन होता है, जबकि ऊपर वाली सतह जो है अधिक हरी होती है। तो अब मूल सवाल कैसा क्यों? वैसे मैंने ये बात कही कि सूरज की ओर जो सतह होती है पत्ती की वो ज्यादा हरी होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है और ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके, इसलिए वहां पर हरापन अधिक होता है। जबकि निचली सतह पर सीधे सीधे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, इसलिए वहां पर क्लोरोफिल अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये कारण है। मैं चाहूंगा कि मैंने आपको 4-5 पत्तियों के अभी नमूने बताए, आप ऐसे कम से कम 50 पेड़ पौधों की पत्तियों को देखने की कोशिश कीजिए। क्या आपको यही कुछ पैटर्न दिखाई देता है कि ऊपर वाली सतह ज्यादा हरी है और नीचे वाली सतह अपेक्षाकृत कम हरापन में? कहूँ कि आप अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में बच्चों को दिखाएंगे। अपनी स्कूल के कैंपस में जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित। शुक्रिया।
तो अभी एक वीक अगर आप साथियों को भेज देंगे तो वो देख पाएंगे। और 12:30 हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर हम लोग थोड़ी बातचीत करें। देखिए, ये जो हम लोग सेशंस जितने भी करते हैं उसके पीछे आ, हमारा यही मानना है और हमारा यही अपेक्षा है कि हम इनको बच्चों के साथ करें, क्योंकि हम लोग सीखें समझें और हम जो भी कुछ आत्मसात करें उसको फिर हम बच्चों के साथ में करें। ये जो बातें मैंने की है इसमें एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ा थोड़ा इशारा करने की कोशिश की है। सारे हैं, प्रकाश का जो मामला है वो फसलों से काफी जुड़ा होता है। आपने आपने देखा होगा कि फसलें किसी खास मौसम में ही होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी आप गेहूं लगा दो। गेहूं जैसी फसल तो आपको रबी के दौरान नवंबर दिसंबर में ही बोए जाते हैं। पंजाब हरियाणा जहां जहां भी गेहूं होता है वो सब सब जो है वो नवंबर दिसंबर में ही लगाते हैं, है ना। और फरवरी मार्च में फसल कट जाती है। मूंगफली आमतौर पर खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। जो आप देखें, ज्वार बाजरा ये खरीफ के मौसम में जून जुलाई में बोए जाते हैं। तो इनके इसमें भी प्रकाश का जो रोल है वो बहुत गहरा है। ऐसी कई तमाम चीजें हैं जिसमें प्रकाश की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। तो मैं अभी यहाँ रोकता हूँ, कुछ इस पर बातचीत हम लोगों को करना चाहिए। और आपके आपके मत, आपके विचार, आपके प्रश्न वो आमंत्रित हैं। ये ठीक रहेगा मिश्रा साहब? हेलो जी कि हम लोग थोड़ी बातचीत करें? जी सर, बिल्कुल सर, बातचीत कर लेते हैं। ठीक है सर। जी। हमारे प्रतिभागी अपने इनसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा। आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है सर। ये पत्नी वाला मामला है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पत्नी जैसे बड़ी हो जाती है, हम कहते हैं कि ऊपर से ये हरी है, नीचे से कम हरी है, तो बहुत छोटी पत्ती होती है, उसको हम इस तरह से फिट कर दें कि उस पत्ती को उल्टा कर दें, और हाँ, उस पत्ती को उल्टा कर दें, जो नीचे वाला भाग है उसको ऊपर करें, और जब वो पत्ती बड़ी होगी तो क्या जो हमने उल्टा भाग किया था, नहीं अगर हाँ, प्रकाश संश्लेषण नहीं करना है उससे, तो क्या वो ज्यादा हरा हो जाएगा? फिर तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम उल्टा कर दें तो छोटी हरी यस, और बढ़ने पर क्या वो हरी हो जाएगी? जी जी। नहीं, वैसा तो नहीं होगा, लेकिन लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं कि जो मैंने जो वीडियो में दिखाने की कोशिश की है उसमें ये है कि जो प्रकाश की ओर वाला जो सतह है पत्ती का वो ज्यादा हरापन लिए होता है। वो लाल वाला मामला अलग है, पत्तियों का लाल होना, इसका मैंने कारण भी बताया था कैसे क्यों। लेकिन हरी पत्तियों के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के बहुत प्रयोग किए हैं कि वास्तव में देखिए पत्तियों का काम क्या है पेड़ पौधों के लिए। जो हम लोग बात करते हैं ना, देखिए हमारी जो दुनिया में जो लोग हैं, विज्ञान है, वो बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। और हम लोग वास्तव में, ये हमारा दुर्भाग्य है और इसमें गलती हमारी भी नहीं है। हमारे जो लोग हैं किताब बनाने वाले ये उनके ऊपर निर्भर करता है वो कैसी बातें करते हैं, लिखते हैं किताबों में। लेकिन लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं कि पत्ती की जो निचली सतह है उसको अगर ज्यादा रोशनी मिले तो क्या होगा। वास्तव में वो ज्यादा हरी हो दिखाई देने लगती है, उसमें ज्यादा हरापन दिखाई देता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी किया, लॉकडाउन में मुझे 5 महीने तक करना था, मैं अपने घर पे ही था। तो मेरे घर पे एक मनी प्लांट था खुदा है, मैंने इसकी पत्तियों को इस तरह से सेट कर दिया कि सुबह से ही निकले वाली सतह पर रोशनी पड़े।
और यकीनन आप मेरे पास इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं कि वो निचले वाली जो सतह है वो उसमें हरापन ज्यादा आ गया बनिस्बत एक सामान्य पत्ती जिसकी ऊपरी सतह पर प्रकाश निकला है। तो लोग इस तरह के प्रयोग करे हैं, भी उन्हीं लोगों से प्रेरित हुआ और मैंने प्रयोग करने की कोशिश की। और मुझे तो पत्तियों का जो काम है, सबसे बड़ा काम, जो पत्तियों के काम हम गिनाते हैं हमारी पाठ्य पुस्तकें, पत्तियों का काम श्वसन करना है और प्रकाश संश्लेषण करना है। लेकिन सही बात है, श्वसन करना है, उनमें स्टोमेटा होते हैं। लेकिन पत्तियों का जो बड़ा काम है, सबसे बृहद कार्य है, वो है प्रकाश को पाना। किसी पत्तियां जो जिस तरह का क्राउन बनता है, जिस पेड़ का अगर आप देखें तो पेड़ इस तरह करता है, ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिले। पत्तियां जो है वो प्रकाश को पाने के लिए अपने आप को उस तरह से ढालने की कोशिश करती है उस पेड़ की। ये बहुत ही दिलचस्प बात है जिनकी ओर हमारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इस पर बहुत बारीकी से लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो जिनको एक बच्चा भी समझ सकता है। अब आप बताइए कि इस तरीके से करने की कोशिश की। प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ाते हैं बच्चों को, इतना कठिन होता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो बुनियाद है, इस तरह के जो मामले हैं, उन मामलों को भी पढ़ाने की जरूरत है। ऐसे मामले हैं कि जो एक 7-8 साल का जो बच्चा है वो भी समझ सकता है। भाई इतना तो देखिए, वो पैटर्न तो देखिए। 100 पेड़ पौधों का अवलोकन करेगा, 100 पेड़ पौधों में देखिए इनमें जो है वो पत्तियां क्या सभी में पत्तियां की ऊपरी सतह ज्यादा हरी होती है? देखने की कोशिश की जाए तो 100 पौधों का देखिए, 100 पौधों का अगर देखेगा बच्चा, अवलोकन करेगा, तो उसमें जो एक आत्मविश्वास आएगा खुद के ज्ञान निर्माण का, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि जो जानवर होते हैं हमारे, जो भी हमारे आसपास, बिल्ली, कुत्ता, है ना, गाय, बकरी, इनको जरा आप देखिए। इसमें प्रकाश का मामला नहीं, कुछ और मामला होगा, लेकिन उनका जो पेट वाला हिस्सा है वो अपेक्षाकृत हल्के रंग का होता है। अगर बकरी भी है, काले रंग की बकरी है, लाल रंग की बकरी है, तो उसका जो निचला पेट वाला हिस्सा क्या होगा? काले रंग की गाय है, वो हल्के रंग का होगा। तो ये इन चीजों की तरफ, अवलोकन की तरफ ध्यान दिलाना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो मैं जिक्र कर रहा था। प्रश्न ये कि चंद्रमा की रोशनी में क्या आपको चंद्रमा की रोशनी में आप पूर्णिमा का तो क्या आपको रंग दिखेंगे? ये एक प्रोजेक्ट के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको जरूर करें। हाँ, ये शर्त होनी चाहिए कि वहां पर अन्य कोई रोशनी ना हो, आर्टिफिशियल लाइट ना हो। तो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आसपास शहर के स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही है, या बाइक की रोशनी है, या कार की रोशनी है, एकदम ऐसी जगह जहाँ कोई रोशनी ना हो, केवल सनलाइट हो, तो क्या आप सनलाइट की रोशनी साउंड की दिक्कत आ रही है।
हेलो शर्मा सर। शर्मा सर आवाज आ रही है? शर्मा सर आवाज आ रही है? मिश्रा सर आपकी आवाज तो आ रही है। और शर्मा सर की नहीं आ रही है ना? शर्मा सर की आवाज शायद नहीं आ रही है। केआर सर उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा शायद इंटरनेट की भी इशू है, तो वो जुड़ रहे हैं। कोई बात तो फिलहाल हम लोगों के सवाल हैं तो वो रख सकते हैं, तो जैसे ही जुड़ेंगे तो बात हो सकती है सवालों पे। आप सवाल उनसे पूछ सकते थे, चैट बॉक्स पे लिख दे, मैं अब जैसे जुड़ेंगे पूछ सकता हूँ मुझसे। आप चैट बॉक्स में भी लिख डाल सकते हैं। शुद्धक विद्यार्थी जी ने डाला है, शिक्षार्थी जी ने, सॉरी, उन्होंने एक सवाल डाला है अल्ट्रावायलेट किरण को लेकर। अब आते हैं तो मैं पूछता हूँ उससे। वो भी शायद चैट बॉक्स में ही लिखने के लिए कह रहे हैं शर्मा सर भी। शर्मा सर ने मैसेज डाला कि चैट बॉक्स में लिखिए। वो चैट करने के लिए कह रहे हैं। अभी तक की बातचीत में कोई भी हमारे सवाल जवाब हैं, कोई प्रक्रिया है, तो वो हम चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर केआर सर उनके बातचीत रखेंगे, और जब उनका फोन में ऑडियो की भी रिजॉल्व हो जाती है समस्या, तो फिर वो अपनी बात भी रख सकते हैं। तो आप लोग अपने सवाल चैट बॉक्स में रखिएगा। चैट बॉक्स में शर्मा सर जवाब दे रहे हैं, पूछते रहिए आप लोग। अरविंद थपलियाल जी का प्रश्न है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इनका तो पहले मैंने बुरास के फूल पे बहुत सी व्याख्या देखी है। सिंह छात्री जी का प्रश्न है, क्या पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल दृश्य प्रकाश ही जरूरी है? दो सवाल अभी चैट बॉक्स में आए हैं कि बागेन सर पूछ रहे हैं
जब लाल रंग की पक्षियां नहीं देख पाती हैं तो फिर लाल रंग के फूलों में परागकण की प्रक्रिया कैसे होती होगी? क्या लाल रंग के फूलों से शहद नहीं बनता होगा? राजेश सर का भी एक सवाल है। क्या प्रकाश के कारण जो अन्य किरणें हैं वे भी हमारे या पौधों के जीवन को सामान्य प्रकाश की तरह प्रभावित करती हैं? गुरुदेव सर ने भी एक सवाल ही पूछा है कि जो कि हरियाली अंधेरे कमरों में उगाई जाती है बिना प्रकाश के, तो शायद वो जानना चाह रहे हैं कि उसमें क्या होता है। तो के आर सर, अगर आप मोबाइल से जुड़ के रख सकें तो थोड़ा बेहतर होगा। हालांकि चैट बॉक्स में भी आप लिख रहे हैं, पूछ रहे होंगे, वो उसके जवाबों को भी देख रहे होंगे। तो अगर संभव हो पाए आपसे कि मोबाइल से जुड़ के बात रख पाना तो थोड़ा बेहतर होगा। अभी आप जुड़े तो हैं यार सर, पर सुन नहीं पा रहे हम लोग आप। और साउंड की दिक्कत आज हो ही रही है। ठीक है, चैट बॉक्स पर भी लोग करते रहे, चैट बॉक्स भी ठीक है।
मुझे लगता है आवाज़ की दिक्कत बनी रहेगी। तो मिश्रा सर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं फिर, क्योंकि आई थिंक थोड़ा ऑडियो की दिक्कत आ ही रही है कि यार सर के end से। तो मुझे लगता है कि इसको क्या इसको क्लोज यहाँ से वाइंड अप करें इसको यही। रणवीर राणा जी जी आप अपने मिश्रा सर, साउंड म्यूट कर सॉरी मिश्रा सर, मैं जफर बोल रहा हूँ। जी जी बोले सर। केआर सर ने कॉल किया है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो वो मेरे फोन से मैं स्पीकर कर देता हूँ, वो अपनी बात रख रहे हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक जी है बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हाँ केआर सर, आप बात रख सकते हैं, मैंने ऑन कर दिया है आपका फोन स्पीकर। सारे जो सवाल है वाकई में इतने कॉम्प्लेक्स हैं, और जो बात कर रहे हैं कि जौ को उगाने का मामला है, पूरी हो जाते हैं और उसके कमरे की रोशनी होती है, उससे जो है कुछ हद तक वो पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना पाते हैं। तो कमरे में पूरी तरह से अंधेरा तो नहीं है, आपको एकदम अंधेरा करना पड़ेगा। इसकी बात मैंने ये कही थी कि अंकुरण के होते हैं आप शरीर के अंदर के अंदर, तो बिना वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा ही होता है, तो पौधा ऊपर आता है तब तक कि उसका रंग एकदम हरा नहीं होता है, थोड़ा व्हाइटिश येलोइश कलर का होता है। तो बाहर ऐसा कुछ धारणा की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप इस पौधे को बिल्कुल भी अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि आप अंधेरे में उगाते हैं बहुत सारे चीज, वाला हिस्सा पहले है, तो उसका अनुकूलन आपके लिए पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से उसको अंधेरे में रखते हैं जैसे बाग में, तो वो पौधा ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, बांस वगैरह का दिखा होगा हमें, लेकिन जितने भी अध्ययन है वो ये बताते हैं कि बाल मधुमक्खियों को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बागन के फूलों पर मधुमक्खियां नहीं जाती। जब बुरांश पर अगर जाती है तो फिर मुझे बुरांश के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बात हो सकता है कि बुरांश पर जाती है बात, तो उसे थोड़ा सीखना पड़ेगा हम लोगों को, हम देखिए उसके बाद नहीं रह सकते। और कोई जब आवाज आ रही है मेरी? सर बाकी साथी बता सकते हैं। हाँ मतलब साथी बता सकते हैं, वही सारी आ रही है। सर एक सवाल है ना नितेश बहुगुणा जी का, चैट बॉक्स में ही है। ऑनलाइन बताऊं प्रॉब्लम, तो अगर और कुछ हो, गुलाब के फूलों का तो नहीं करती है, ठीक है, और गुलाब के फूलों में इतना नेक्टर भी नहीं होता है, नेक्टर भी बहुत सारे जो है, तो मिलाकर ये जो बात है प्रकाश के संदर्भ में हम लोगों ने करने की कोशिश, तो और उधर कोई बात नहीं बनाए प्लेटफॉर्म में मैंने कोशिश की है, कुछ सवाल जो मुझे आते हैं उसके जवाब की कोशिश की, लेकिन शायद क्योंकि कई सारे सवाल जो हमें करते हैं नहीं आता, इसका अनुमान लगाइए आप। और जब हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं तो वहाँ भी क्या गूगल हुआ कि हम सारे सवालों के जवाब बच्चों को। हेलो हेलो सवाल तो सर बहुत आ रहे हैं, लेकिन साउंड की दिक्कत है, इसलिए एक सवाल नितेश बहुगुणा जी का है, कुछ पेड़ पौधों में कभी कभी लाल या पीले रंग की पत्तियां पाई जाती है, ऐसा क्यों? और एक गुरुदेव रावत का भी एक प्रश्न है, एक कड़वा पौधा होता है, लोकल में पितमारू कहा जाता है, बुखार में उसका रस काम आता है, उसकी पत्तियां लाल होती है, नीचे उसकी पत्तियां नीचे से लाल होती है।
केयर सर, आपने 2 सवाल सुने जो मिश्रा सर ने अभी बोले, वो चैट बॉक्स पे भी लिखे हैं। अच्छा, देखता हूँ। एक तो ये है सर कि कभी लाल या पीले रंग की पत्तियां पाई जाती हैं, ऐसा क्यों? एक तो आप देख रहे होंगे नितेश बोगुणा जी का जो भी सर एक पितवारू का पूछा है कि ऊपर से हरा और नीचे से लाल होता है उसकी पत्ती। हेलो केयर सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, तो चैट बॉक्स में ही लिख दे, आवाज की सर की दिक्कत है। बॉक्स पे लिख सकते हैं क्योंकि आवाज काफी कट के आ रही है। हेलो, लिख रहे हैं, शर्मा सर लिख रहे हैं उसी पर, चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं। पर मुझे लगता है कि साउंड की दिक्कत रहेगी, कुछ दिक्कत आ रही है नेटवर्क की, तो शर्मा सर जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उनसे पूछ लिए तो इस सत्र को हम लोग चैट बॉक्स में तो खैर जवाब दे रहे हैं। तो इस सेशन को हम लोग बाइंड अप करें अब। अवनीश या जफर सुन पा रहे हैं कोई? जी मिश्रा सर, हम लोग कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब साउंड की दिक्कत, तो के आर सर से अगर आप इजाज़त ले लें तो इसको बाइंड अप करें, जो दिक्कत हो रही है इसको। है ना? हाँ, अरे अवनीश, बिल्कुल भाई, मिश्रा जी का नंबर हाँ, आप बोलिए आवाज आ सर। रही है? जी 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 आ रही सर, मेरी आ रही सर, आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं
मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं नहीं सर, आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर सका, किसी वजह से मोबाइल में भी गड़बड़ आई है हुई है, और कोई बात नहीं सर, आपका फिर भी आपका साथ मिला, सौभाग्य की बात है ये। आपने अपना बोले समझ में आज को तकनीक की, टेक्नोलॉजी के अपने लाभ है तो अपनी हानियाँ भी है। लाभ ये है कि हम लोग जुड़ सकें, हानियाँ है कि साउंड की दिक्कत रही। फिर भी सर आपने बहुत समय दिया हम लोग को, हमारे साथी को निश्चित तौर पर लाभ हुआ होगा। दिक्कत टेक्निकल दिक्कत की वजह से जितना लाभ हो सकता था वो नहीं हुआ है, बात सही है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे सर, अनुरोध भी करेंगे कि हम दोबारा फिर एक बार जुड़े, जब अगला DRG मेरा हो तो आप कुछ समय हम लोग को दें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही फाउंडेशन के जो हमारे साथी अवधीश और जफर जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद। उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम संभव हो पाया और उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट भी किया। उचित तरह से PPT दिखाना है, वीडियो दिखाना है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा सर आपको बहुत बहुत। और साथी जो हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे DRG के सदस्य जो जुड़े हुए हैं, आज कुछ तकनीकी दिक्कत है, शर्मा सर की तरफ से भी रहा, कुछ हमारे यहाँ भी नेट आ जा रहा है, तो इस सत्र को हम लंबा आज नहीं चलाएंगे। साथियों, एक मॉड्यूल में EVS का मॉड्यूल अपलोड कर रहा हूँ उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने DRG का बना रखा है, उसको आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। है तो थोड़ा बड़ा, 32 पृष्ठ का है, तो सरसरी निगाह से इसलिए मैं कह रहा हूँ देख लीजिएगा उसको। और देख लेने के बाद आप उसको, जो उसमें लास्ट में 5 प्रश्न दिए हुए हैं, उन 5 प्रश्नों को देख लीजिएगा। EVS पर है, EVS का मॉड्यूल बना है कि आप जैसा कि जानते हैं कि जो पर्यावरण शिक्षा है या EVS है, उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जाना है। उसी तरह विज्ञान भी अंग्रेजी में पढ़ाया जाना है, प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में। धीरे धीरे वो ऊपर की कक्षाओं में भी आएगा, या शायद आ गया होगा, मेरी जानकारी में न हो। तो वो इस विषय पे मॉड्यूल है कि कैसे अंग्रेजी पढ़ाया जाए, जो दिक्कत कठिनाइयाँ आ रही है, तो कठिनाई का समाधान क्या है, उस समाधान के संदर्भ में मॉड्यूल है। तो उन्होंने मॉड्यूल दिया है, उसको तरीके दिए हैं। और फिर आपने सवाल पूछा कि क्या यह मॉड्यूल ठीक है, 4 सवाल पूछे हैं कि या इस तरीके से पढ़ाया जाए तो ठीक रहेगा। तो उन सवालों को देख लीजिएगा। इस पर हम लोग कल थोड़ा चर्चा करेंगे और इस पर कुछ चर्चा करेंगे हम लोग, और अन्य सत्र भी जो कल चलाना होगा चलाएंगे। आज चूँकि तकनीकी दिक्कत है इसलिए हम उसको ही समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहेंगे थोड़ा देर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।